नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, हिंदी विभाग। इस समय मैं 3rd सेमेस्टर बीएससी में जो पाठ्यक्रम है नाटक कोणार्क, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित कोणार्क एक ऐतिहासिक नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर जी की खासियत है कि वो यथार्थवादी और वास्तविकवादी रसवादी नाटकों को लिखने में प्रसिद्ध है। इनके ये नाटक 1951 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा ये मेरे बांसुरी उनकी पहली कृति है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। नाटककारों में वे सच्चे अर्थों में प्रगतिशील नाटककार माने जाते हैं। अपने कृतियों में राजनीतिक, सामाजिक और सौंदर्य शास्त्रीय आयामों की जटिलताओं से जूझते हैं। अनेक एकांकियों की रचना भी इन्होंने की है। बोर कथारा 1946 में प्रकाशित हुआ और 59 में पहला राजा कृति प्रकाशित हुई। इनके अनेक कृतियां हैं, लेकिन इस समय हम चर्चा करेंगे इनके द्वारा लिखित कोणार्क। कोणार्क ऐतिहासिक नाटक है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित एक क्षेत्र है, स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है। आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क तत्कालीन श्रेष्ठ कला के साक्षी के रूप में खड़े हैं। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से उन दिनों में जो लोग साधना किए हैं, इसमें सबसे प्रमुख पात्र है महाराजा नरसिंहदेव। नरसिंहदेव अक्सर उन दिनों युद्ध के लिए जाते थे, अपने राज्य विस्तार करने के लिए निकलते थे और इसी खुशी में अपने राज्य में बहुत सारे एक से भी एक सुंदर कृतियों का निर्माण किए हैं। अक्सर युद्ध के लिए जाते समय राजा कारोबार को मंत्री राजराज चालुक्य को सौंपते थे। तो ऐसे संदर्भ में वो अपने एक विश्वासी समझकर राजराज चालुक्य को समझ के जाते थे। और कोणार्क का निर्माण में विशु एक महान शिल्पी है, उसका भी पात्र महत्वपूर्ण है, जो अनेक मंदिरों का निर्माण किए हैं। इस समय हम इस कोणार्क नाटक में रहे पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद नाटक के जो कहानी है, जो कथा है, उसे लेकर आगे निकलेंगे। ये कृति जो है शिल्पकला से जुड़े हुए रहने के कारण इसमें सहज ही मुख्य पात्र हैं। विशु एक महान शिल्पी है, अनेक श्रेष्ठ मंदिरों का निर्माण किया है। 17 बरस पहले अपने प्रेयसी सारिका को असहाय परिस्थिति में समाज से डर कर छोड़कर आया था। तो ये एक कलंक भी है अपने आप में, ये प्रायश्चित लेना चाहता है। बहुत दुखी है सारिका को छोड़कर आने के लिए, वो भी असहाय स्थिति में जब वो गर्भवती बनती है। दूसरा पात्र महत्वपूर्ण पात्र है धर्मपद। एक छोटी सी उम्र में ही बहुत श्रेष्ठ शिल्पी है, आशु शिल्पी कहते हैं। कम समय में बहुत सुंदर कृतियों का निर्माण पत्थर में करते थे। सब लोग खुशी महसूस करते थे और यही नहीं, क्रांतिकारी है। शिल्पकला के साथ साथ लोगों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला था। आप यहाँ विशु से कहते हैं आप बड़े बड़े सुंदर कृतियों का निर्माण किए हैं, लेकिन ये निर्माण करने वाले शिल्पियों के साथ क्या स्थिति गुजर रही है, क्या हालत है, उसके बारे में कभी आपने सोचा? महाराजा के सामने ऐसे कभी बताया आपने? लेकिन विशु कहते हैं नहीं, ये हम शिल्पियों का काम नहीं है। लेकिन इस दृष्टि से धर्मपद एक तरह का अलग ही प्रयत्न है। नरसिंहदेव, उत्कल नरेश नरसिंहदेव श्रेष्ठ योद्धा था। अक्सर युद्ध के लिए निकलते थे। योद्धा ना होता तो युद्ध के लिए निकलना आसान काम नहीं था। राजराज चालुक्य उनके मंत्री है। नरसिंहदेव सोच के बैठे थे कि ये मेरा काफी विश्वासिक है, लेकिन ये हमेशा जाने के बाद पूरे कारोबार अपने हाथ में मुट्ठी में लेता और मनमानी करते हैं, लोगों को तकलीफ करते हैं। षड्यंत्र रचाकर, यानी राजराज चालुक्य महाराजा के खिलाफ षड्यंत्र रचाकर खुद सर्वाधिकारी बनना चाहते हैं। सौम्य श्रीदत्त एक कलाकार है।
आज की तरह नहीं है। पुराने जमाने में शिल्पकला निर्माण करना हो तो उसके सामने कोई चित्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ सौम्य श्रीदत्त तरह तरह के कपड़े पहनकर नए नए वेशभूषा में आके खड़े हो जाते थे काफी समय तक, ताकि उसे देखकर विशु और उनके साथी उसे पत्थर में तैयार करते थे, निर्माण करते थे। ये सौम्य श्रीदत्त का काम है। और यही नहीं, जैसे मंदिर का उद्घाटन के समारोह पर एक संगीतक का निर्माण, जैसे इनॉग्रेशन के समय हम जो नाच या कोई ऐसे कोई खुशी से चलाने वाले कोई आयोजन करते हैं समारोह में, तो इसका ये करने वाला था उसमें। और राजीव ये पत्थर को सप्लाई करने वाले यानी देने वाले। तो और भी छोटे मोटे पात्र हैं, ये मुख्य रूप से इतने पात्र हैं। और इस सेशन में यही काफी है। नमस्कार।